अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर्स वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर्स वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक पुरअसरार और नाकाबिले यकीन कहानी। कहने को तो जॉर्ज मेरा दोस्त था, लेकिन सच पूछिए तो मैं उसके साथ किसी तकरीब में शामिल होना, पार्क में घूमना या तफरीह पर जाना पसंद ना करता था। शक्लो सूरत से अच्छा खासा कार्टून नज़र आता था वो। छोटा कद, गंजा सर, टेढ़ी आंखें, निचले दांत बाहर को निकले हुए, चाल ऐसी भेड़ंगी कि देखने वालों को महसूस होता ज़मीन पर गेंद लुढ़क रहा है। वो खुद भी अपनी जिस्मानी खामियों से आगाह और उनके सबब शदीद किस्म के एहसास कमतरी में मुब्तला था। गुफ्तगू करते हुए अचानक खामोश हो जाता और कुछ सोचने लगता। सब लोग उसका मजाक उड़ाते और लड़कियां तो बिलखसूस उसे देखते ही हंसने लगती। यही वजह थी हमारी मंडली में बैठने के बावजूद हम में से कोई भी चार दीवारी से बाहर उसका साथ देना पसंद न करता था। शक्लो सूरत के अलावा उसकी तालीम मामूली और माली हालत ख़राब थी। इसके बावजूद जब उसने एक शाम ये ऐलान किया कि रोज़ी उसकी शरीका हयात बनने पर रजामंद हो गई है, तो हमारे मुंह खुले के खुले रह गए। इसमें कोई शक नहीं, रोज़ी हमारे दोस्त जॉर्ज की चचाजाद बहन थी, लेकिन वो इस कदर खूबसूरत थी कि शहर के सारे कंवारे यके बाद दीगरे उसे शादी का पैगाम भिजवा चुके थे। दूसरे, उसे जॉर्ज से दिली नफ़रत थी। कम अज़ कम हमारा यही ख्याल था, क्योंकि वो जॉर्ज से बात करना भी पसंद ना करती थी और कई बार उसने हमारे सामने बुरी तरह जॉर्ज की बेइज्जती की थी। जॉर्ज ये खबर सुना कर चला तो क्या, हम सोचने लगे ऐसी हसीनो जमील लड़की जिसके तस्करों से क्लब आबाद हैं, जॉर्ज जैसे बदसूरत, मुफलिस व कलाश और कम तालीम याफ्ता शख्स से शादी करने पर क्यों कर रजामंद हो गई। कुछ दोस्तों का ख्याल था जॉर्ज ने यूं ही गप लगाई है, लेकिन रेमंड ने, जो इत्तफाक से रोज़ी का पड़ोसी था, तस्दीक की कि उसने 2-3 बार रोज़ी को जॉर्ज के साथ साहिल की तरफ जाते देखा है। हम कुल 9 दोस्त जमा थे और हम में से 7 को रोज़ी ने ठुकरा दिया था। हसद और रकाबत के सबब हमारी बुरी हालत थी। आखिर फैसला ये हुआ कि हम में से 2 अशखास खुफिया तौर पर जॉर्ज की निगरानी करें और इस अमर का खोज लगाने की कोशिश करें कि रोज़ी और जॉर्ज के ताल्लुकात की नोयत क्या है और क्या वाकई वो हसीन लड़की चिड़िया के उस गुलाम के साथ शादी पर रजामंद हो गई है या वो हमें बेवकूफ़ बना रहा है। कुर्राए फ़ाल मेरे और रेमंड के नाम पड़ा। रेमंड तो रोज़ी का पड़ोसी था। मुझे मुंतखब करने की वजह महज यह थी कि दूसरों की निस्बत जॉर्ज मुझ पर ज़्यादा एतमाद करता था। इलावा अज़ीं मैं शादीशुदा था और अपनी बीवी के साथ हंसी खुशी वक्त बसर कर रहा था, लिहाजा रोज़ी भी मुझे इज़्ज़त की निगाह से देखती थी और उसे ये भी मालूम था कि मैं उसका उम्मीदवार नहीं हूँ। खुदा की कुदरत देखिए, रेमंड उन्हीं दिनों बीमार पड़ गया और मुझे शर्लॉक होम्स बनने का बहुत आसान रास्ता मिल गया। मेरी बीवी बच्चों को लेकर मैके गई हुई थी। मैं घर पर अकेला था, चुनाचे बड़ी तंदुई से रोज़ी और जॉर्ज की निगरानी मैंने शुरू कर दी। जल्द ही मुझे उन दोनों को एक साथ देखने का मौका मिल गया। मार्च की एक कहर आलूद सुबह थी। मैं जॉर्ज के घर से करीब ही एक कैफ़े में नाश्ते की गर्ज से गया तो रोज़ी और जॉर्ज सड़क पर नजर आए। उन्होंने एक टैक्सी को रुकने का इशारा किया और उसमें बैठकर शुमाल की तरफ रवाना हो गए। मैं नाश्ता अधूरा छोड़कर अपने मोटरसाइकिल की तरफ लपका और आन वाहिद में उसे स्टार्ट करके टैक्सी के ताक़ुब में रवाना हो गया। टैक्सी बड़ी सड़क छोड़कर कब्रिस्तान जाने वाली छोटी सड़क पर आ गई। मैंने कुछ फासले पर उनका ताक़ुब जारी रखा। सेंट एवेन्यूज़ के कब्रिस्तान के दरवाजे पर टैक्सी रुकी और जॉर्ज और रोज़ी उतर कर अंदर चले गए। मैंने अपना मोटरसाइकिल सड़क के किनारे एक चाय फरोश के पास छोड़ा और दौड़ता हुआ कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। वसी और रीस कब्रिस्तान में उन्हें तलाश करना, और वो भी इस तरह कि उन्हें मेरी खबर ना हो सके, बहुत मुश्किल काम था। ताहम मैंने जासूसी कहानियों और सराग रसानी की फ़िल्मों से पूरा फ़ायदा उठाया और बिला आखिर दरख्तों के एक झुंड में उन्हें ढूंढ निकाला। कब्र की एक सिल पर बैठी हुई रोज़ी बहुत खूबसूरत लग रही थी। जॉर्ज उसके कदमों में तकरीबन लेटा हुआ था। दोनों किसी अहम मौजू पर बातचीत कर रहे थे। मैं दबे पांव आगे बढ़ा और एक ऐसी जगह छुप गया जहां से उनकी आवाज़ बखूबी सुनाई देती थी। रोज़ी कह रही थी, मैं चाहती हूँ मेरा होने वाला शोहर मेरे हुक्म पर अपनी जान तक कुर्बान कर दे। तुम जब चाहो मुझे आजमा सकती हो।
जॉर्ज ने अकीदतमंदाना लहजे में कहा, मुझे तुम पर एतमाद है। तुमने मेरे कहने पर अपना हाथ जलते हुए अंगारों पर रख दिया था, लेकिन मैं ज़्यादा सख्त इम्तिहान लेना चाहती हूँ। वो एक वक्ती जज्बा भी तो तुम्हारा हो सकता था ना। तुम्हें मेरी वजह से कुछ देर तक आजमाइश में मुब्तला रहना पड़े तो हिम्मत हार बैठो। तो अब मुझे क्या करना होगा? जॉर्ज जैसे मुकम्मल तौर पर रोज़ी के कब्ज़े में था। मुझे कब्रिस्तानों से बहुत खौफ आता है। लोग कहते हैं रात के वक्त कब्रिस्तान में आवारा रूहें आती हैं और मैं उन रूहों की हकीकत मालूम करना चाहती हूँ, लेकिन मुझ में इतनी जुर्रत नहीं कि रात के वक्त यहाँ रह सकूँ। मेरी जगह तुम आज रात इस कब्रिस्तान में बसर करो, और हाँ, रात में किसी वक्त भी यहाँ आऊँगी, और अगर तुम मौजूद ना हुए ना तो ज़िंदगी भर तुमसे कलाम नहीं करूँगी। बस इसी गर्ज से तुम्हें यहाँ लाई थी। एक रात तो क्या रोज़ी, मैं उम्र भर भी कब्रिस्तान में रहने पर तैयार हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है, कब्र की सिल उठाकर ताबूत में लेट जाओ, कल सुबह मैं तुम्हें लेने आऊँगी। बिस्किट का ये डिब्बा और चाय का थर्मस तुम अपने पास रख लो। ये कहकर रोज़ी उठ खड़ी हुई और दोनों चीज़ें जॉर्ज के पास रख दी। जॉर्ज ने परस्तिश के से अंदाज में उसकी तरफ देखा और फिर वो सिल एक तरफ खिसका दी और ताबूत में लेट गया। रोज़ी ने कुछ खुश्क झाड़ियाँ उसके ऊपर रख दी ताकि कब्रिस्तान में आने वाले किसी शख्स की नज़र उस पर न पड़े, और छोटे छोटे कदम उठाती हुई कब्रिस्तान के दरवाजे की तरफ चल दी। मैं कुछ देर खामोश खड़ा रहा और जब वो नज़रों से ओझल हो गई तो आगे बढ़कर झाड़ियाँ एक तरफ फेंक दी और हंसते हुए कहा, ओए 20वीं सदी के मजनू साहब, ज़रा बाहर तशरीफ़ लाइए। मेरी आवाज़ सुनकर जॉर्ज के तो पसीने छूट गए। वो उठा और मेरे कदमों में गिरकर बोला, खुदा के लिए मेरे हाल पर रहम करो और मुझे तन्हा छोड़ दो। अगर तुमने किसी के सामने मेरे बारे में एक लफ्ज़ भी मुंह से निकाला तो मैं कसम खाता हूँ फ़ौरन खुदकुशी कर लूँगा। अरे मैं किसी से नहीं कहूँगा, मगर तुम बाहर तो निकलो ना। जॉर्ज बाहर आ गया। हम दोनों ज़मीन पर बैठ गए। वो कुछ देर मेरी तरफ देखता रहा, फिर आंखों में आंसू भरकर बोला, मैं जानता हूँ तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो ना। तुम्हारा ख्याल है मुझ पर इश्क का भूत सवार है। हालांकि ये दोनों बातें गलत हैं। असल में रोज़ी के बाप ने उसकी माँ को घर से निकाल दिया था। माँ बेटी अब तक मुलाजमत करके अपना पेट पालती हैं। रोज़ी ने बचपन ही से इतने गम उठाए हैं कि उसे मर्द की ज़ात पर एतमाद नहीं रहा। होने वाले शोहर को अपने कदमों पर झुकाने से उसकी अना को तस्कीन मिलती है। वो मेरी चचा ज़ात है और मैं चाहता हूँ उसका मर्द की ज़ात पर एतमाद बहाल हो जाए। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, तुम जानते हो शक्लो सूरत और माली लिहाज से मेरी हैसियत माशरे में ऊंची नहीं। मैं और रोज़ी एक ही कश्ती में सवार हैं। उसे एतमाद चाहिए और मुझे कोई ऐसा वसीला जिसके ज़रिए मेरा एतमाद अपनी ज़ात पर बहाल हो सके और एहसास कमतरी दूर हो जाए। रोज़ी मेरी आखिरी उम्मीद है। वो मेरे लिए महबूबा नहीं, ज़िंदगी की अलामत है। अगर उसके साथ मेरी शादी हो जाए तो तुम सब लोगों पर मुझे एक तरह से फ़ोकियत हासिल होगी और ये फ़ोकियत मुझे अपने आप को संभालने में मदद देगी। मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा और अब मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ मेरे बारे में अपनी ज़बान बंद रखो। तुम कहते हो तो मैं अपनी ज़बान बंद रखूँगा, लेकिन दोस्त मुझे यकीन है रोज़ी का जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं। क्या वाकई उसने तुम्हें जलते हुए अंगारों पर हाथ रखने का हुक्म दिया था? हाँ, मगर मैं तुम्हें इसकी वजह बता चुका हूँ ना। इलावाज़ी मैं उसकी ख्वाहिश पर चलती गाड़ी से छलांग भी लगा चुका हूँ। बड़े पुल पर से दरिया में कूद चुका हूँ। एक बार उसने मुझे रस्से या पाइप की मदद के बगैर तीसरी मंजिल से ज़मीन पर आने का भी हुक्म दिया था और मैंने उसकी हुक्म की तामील में अपना एक घुटना ज़ख्मी कर लिया। तुम्हें याद होगा ना, मैंने तुम लोगों के सामने झूठ बोला था कि गोल्फ खेलते हुए चोट लगी है। रोज़ी के हाथ योगा की एक किताब लगी तो उसमें जितनी भी वर्जिशें लिखी थीं वो सब वर्जिशें उसने मुझसे कराईं, और एक वर्जिश में तो सर के बल आधे घंटे तक दीवार के साथ में खड़ा रहा। रोज़ी ने वादा किया है कि वो जल्द ही शादी के लिए अपनी माँ से बात करेगी। शायद ये उसका आज आखिरी इम्तिहान हो, क्योंकि इस माह की 20 तारीख को रोज़ी की सालगिरह है और वो चाहती है कि इस मौके पर हमारी शादी हो जाए। मेरी समझ में नहीं आ रहा था जॉर्ज की तारीफ़ करूं या उसकी बेवकूफ़ी पर कहकहे लगाऊं। ताहम उसने मेरी इतनी खुशामद की कि मुझे अपने बच्चों की कसम खाकर वादा करना पड़ा मैं किसी से इस वाक़ये का जिक्र ना करूँगा। उसकी ख्वाहिश पर मैंने दोबारा उसे कब्र में लिटा दिया और उसके ऊपर खुश्क झाड़ियाँ बिखेर दी। तीसरे रोज़ वो क्लब में आया तो रोज़ी उसके साथ थी। उसी शाम उनकी मंगनी हुई। शादी के लिए 20 तारीख मुकर्रर कर दी गई।
इस दौरान में हस्बे वादा मैंने किसी से भी जॉर्ज के बारे में जिक्र ना किया, चुनाचे वो मुझसे बहुत खुश था। एक बार तो वो रोज़ी को साथ लेकर मेरा शुक्रिया अदा करने घर पर भी आया। 16 मार्च की शाम उसने मुझे फ़ोन किया कि मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाऊं। वो मुझसे एक ज़रूरी बात करना चाहता है। मैंने हामी भर ली। वो और रोज़ी प्लेटफॉर्म पर मेरे मुंतज़िर थे। रोज़ी का चेहरा उतरा हुआ था। जॉर्ज मुझसे कहने लगा, मेरे उस्ताद और दादा जान के नहायत करीबी दोस्त मिस्टर ब्राउन का तार आया है। वो सख्त बीमार हैं और मुझे बहर सूरत संगाउली जाना है। रोज़ी परेशान है। इसका ख्याल है मैं 20 तारीख की सुबह 11 बजे तक वापस नहीं आ सकूँगा और इस तरह शादी का प्रोग्राम मुलतवी हो जाएगा। तुम रोज़ी को तसल्ली दो ना। रोज़ी ठीक कहती है जॉर्ज। हो सकता है मिस्टर ब्राउन की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो और तुम्हें वहाँ रुकना पड़े। ये कैसे हो सकता है? बाखुदा मैं हर कीमत पर शादी के वक्त से पहले पहुँच जाऊँगा। इधर की दुनिया उधर हो जाए तब भी वहाँ ना रुकूँगा। उसने अपने अल्फाज पर ज़ोर देकर कहा। मैंने रोज़ी को तसल्ली दी, मगर वो आखिर वक्त तक यही कहती रही, जॉर्ज तुम ना जाओ। ना जाने क्यों मेरा दिल कह रहा है हमारी शादी मुलतवी हो जाएगी क्योंकि तुम वक्त पर ना पहुंच सकोगे। जॉर्ज हंस दिया और मुझे उसका ख्याल रखने की नसीहत करके गाड़ी में सवार हो गया। मैंने रोज़ी को मोटरसाइकिल के पीछे बिठाया और उसके घर छोड़ दिया। 20 तारीख की सुबह हम सब दोस्त 9 बजे ही गिरजाघर जा पहुँचे। 9:30 बजे तक रोज़ी भी दुल्हन के लिबास में अपनी माँ और चंद दूसरे रिश्तेदारों के साथ आ पहुँची। कई बार हमने जॉर्ज के घर से मालूम किया, मगर पता चला वो अभी तक संगाउली से नहीं लौटा। रोज़ी ने मुझे बताया कि रात को उसका तार मौसूल हुआ था। वो सुबह 7 बजे वाली गाड़ी से पहुँच रहा है। 9:30 बजे तक उसका ना पहुँचने का मतलब ये था कि अब वो 10 बजे वाली गाड़ी में आएगा। 9:45 बजे में मोटरसाइकिल पर फ़ौरन स्टेशन की तरफ रवाना हुआ ताकि उसे सवारी लेने में देर ना हो जाए। गाड़ी 3 मिनट लेट थी। 10:03 से 10:10 तक, यानी जब तक गाड़ी स्टेशन पर रही, मैंने उसका एक एक डब्बा छान मारा, लेकिन जॉर्ज कहीं दिखाई ना दिया। मायूस होकर मैं स्टेशन से निकला और गिरजाघर की तरफ रवाना हुआ। गिरजाघर के दरवाजे पर मुझे रेमंड मिल गया। मैंने उसे देखते ही बुलंद आवाज़ से कहा, यार जॉर्ज नहीं आया। अरे जॉर्ज तो खैर पहुंच गया है, अलबत्ता उसकी हालत काबिले रहम है। शायद ट्रैफिक के हादसे में शदीद ज़ख्मी हुआ है। रेमंड ने जवाब दिया। हम दोनों अंदर पहुंचे। शादी की रसूम अदा हो रही थी, लेकिन हाज़रीन के चेहरों पर खौफ के आसार थे। जॉर्ज वाकई रोज़ी के पहलू में मौजूद था, लेकिन उफ मेरे खुदा, उसका रंग बिल्कुल पीला था, होंठ नीले, कपड़े खून से तर थे। एक बाजू टूट गया था और कंधे पर कारी जख्म आया था। वो बार बार अपनी गर्दन सीधी करने की कोशिश कर रहा था, जैसे उसकी गर्दन भी टूटी हुई हो। रेमंड ने मुझे बताया 10:10 पर वो दौड़ता हुआ गिरजाघर में दाखिल हुआ और जब आगे बढ़कर लोगों ने उससे पूछना चाहा कि तुमने ये अपनी क्या हालत बना रखी है, तो उसने उंगली लबों पर रखते हुए उन्हें खामोश रहने का इशारा किया और पादरी साहब की तरफ इस तरह देखा जैसे कह रहा हो, आप शादी की रसूमात शुरू करें। रोज़ी ने उसकी ये हालत देखी तो बेहोश होकर गिरने लगी। जॉर्ज ने उसे सहारा देकर खड़ा किया। अब पता नहीं वो बेहोश थी या होश में थी। खैर हाज़रीन दम बखुद थे। ना जाने जॉर्ज की आंखों में क्या जादू था, कैसा सहर था कि कोई शख्स ज़ुबान से कुछ न कह सका। खौफ की एक सर्द लहर ने सबका अहाता कर लिया था। यहाँ तक कि पादरी भी खामोशी से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा था। दुल्हा और दुल्हन बाहर निकले तो किसी ने उन पर फूल नहीं बरसाए। फूलों के हार लोगों के हाथ में रह गए। दोनों गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी घर की तरफ चल दी। हैरानो परेशान रोज़ी की माँ अपनी कार और ड्राइवर के साथ अपने घर की तरफ रवाना हो गई। हम चंद एक दोस्त महज ये जानने के लिए कि जॉर्ज को आखिर क्या हादसा पेश आया है, गाड़ी के पीछे हो लिए। रेमंड का ख्याल था जॉर्ज गाड़ी से उतरा और रास्ते में उसे ट्रैफिक का हादसा पेश आ गया, लेकिन मैं ये तस्लीम करने को तैयार ना हुआ कि मेरी नज़र ने धोखा खाया है, क्योंकि मैंने रेलगाड़ी का एक एक डब्बा तलाश किया था। जब हम जॉर्ज के घर पहुंचे तो सड़क पर कोहराम मचा हुआ था। जॉर्ज के घर के बाजू में रोज़ी और उसकी माँ रहते थे। रोज़ी की माँ भी पीछे पहुंच चुकी थी। वो अपने बाल नोच नोच कर रो रही थी। मालूम हुआ कि गाड़ी घर के सामने पहुंची और ड्राइवर ने उतरकर दरवाज़ा खोला तो अंदर रोज़ी की लाश पड़ी थी और जॉर्ज गायब था। रिश्तेदारों का ख्याल था जॉर्ज ने रास्ते में रोज़ी का गला घोंट दिया है, लेकिन मैं जानता था कि वो ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता था।
ہم نے اسے سارے شہر میں تلاش کیا مگر کامیابی نہ ہوئی۔ پولیس والوں نے روزی کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دی۔ دوپہر کے وقت پوسٹ مارٹم کے نتائج آ گئے۔ ڈاکٹر نے بیان دیا تھا لاش پر کسی ضرب کا نشان نہیں، نہ گلا گھونٹ کر مارا گیا ہے۔ موت حرکت قلب بند ہونے سے اور اچانک واقع ہوئی ہے۔ پولیس کا خیال تھا جارج کو زخمی دیکھ کر روزی ڈر گئی اور اسی حالت میں اس کی حرکت قلب بند ہو گئی۔ جارج نے اسے مردہ دیکھا تو اس خوف سے کہ پولیس قتل کے جرم میں گرفتار نہ کر لے، چلتی ہوئی گاڑی سے باہر کود گیا۔ لیکن 3 بجے سپہر ہمارے یہ خدشات دور ہو گئے اور ایک ایسی حقیقت سامنے آئی جس نے حیرت کے سبب ہمیں پاگل کر دیا۔ سنگاولی سے پولیس نے اطلاع دی آج یعنی 20 تاریخ کی صبح 5 بجے سنگاولی کے اسٹیشن کے قریب جارج نامی ایک نوجوان تیزی سے ریل گاڑی میں سوار ہونے کے لیے پلیٹ فارم کی طرف دوڑا تو ایک تیز رفتار کار نے اسے کچل دیا۔ لاش پوسٹ مارٹم کے بعد 3 بجے کی گاڑی سے بھیجی جا رہی ہے۔ جارج صبح 5 بجے سنگاولی میں مرا تھا۔ 1 بجے تک اس کا وہاں پوسٹ مارٹم ہوا، جبکہ صبح 10 بجے ہمارے شہر میں اس نے شادی کی اور پھر راستے ہی میں غائب ہو گیا۔ روزی کی حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے موت ہو گئی۔ کیا جارج روزی سے اس قدر پیار کرتا تھا کہ اپنا وعدہ پورا کیا اور پھر ایک روح شادی کر کے دوسری روح کو لے کر ابدی سفر پر روانہ ہو گئی؟ یہ ایک ایسا راز ہے جس پر سے پردہ اٹھانا کم از کم میرے لیے ممکن ہی نہیں۔